सो हे हाय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस इज मी काजू मैम और मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके सीयूटी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने के मिलेंगी। तो ये आपकी पहली वीडियो है और मैं आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सिमिलरली आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। सो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ऑल न्यू साइंटिस्ट नेम एंड डिस्कवरीज, जो कि सीयूटी 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड दिस इज माई न्यू चैनल, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप ये मेरे नए सीयूटी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ 12th फोकस और सीयूटी ही मैं इस चैनल पर अब से पढ़ाने वाली हूँ। तो जितने भी बच्चे 11th वाले हैं जो कि 12th में आए हैं, तो मैं आपको वन बाय वन 12th क्लास के साथ साथ सीयूटी भी पढ़ाऊंगी इसी साल से, यानी 2027 से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन चैप्टर की। तो यहाँ पर कितने साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज करी हैं, किस किस चीज़ में इनका योगदान है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पंचानन माहेश्वरी के बारे में बात करूँ, तो इन्होंने ये इंडिया के बहुत बढ़िया जाने माने बोटानिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसा, ये क्वेश्चन तो देखो नहीं पूछने वाला है सीटी में, तो जो पूछने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। हु इंस्पायर्ड माहेश्वरीज इंटरेस्ट इन बॉटनी? सो डॉक्टर वॉयड ड्यूगन, एन अमेरिकन मिशनरी टीचर, इसको भी छोड़ दीजिए। ऑन विच प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, जिसने माहेश्वरी ने जिनके बारे में बताया था, तो वही एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, स्पेक्स ऑफ प्लांट। यहाँ पर उन्होंने टेक्सोनॉमी को एनकरेज करा था, ठीक है। यहाँ पर भी इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि भाई माहेश्वरी ने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में क्या खास काम किया, तो भाई टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था। ऑन विच टाइप ऑफ एम्ब्रियो, इन्होंने किस टाइप के एम्ब्रियो पर काम करा था, तो माइट बी पॉसिबल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ ली, भाई इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर करके दिखाया था इमैच्योर एम्ब्रियोज पर, तो हमको ये ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि भैया इनका किस काम को बायो के क्षेत्र में बहुत महत्वता दी जाती है, दैट इज टिश्यू कल्चर। इन्होंने एक चीज और बहुत बहुत काम की चीज करी थी, इन्होंने टेस्ट फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में बताया था। तो दिस माइट बी लिटिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी सीयूटी 2026। नेक्स्ट आपको मैं डायग्राम्स की वीडियो भी पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था मैम डायग्राम्स की वीडियो भी, और एक वन शॉट में वन गो में मैं आपको सारी की सारी समरी भी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, अवार्ड्स याद करने की जरूरत नहीं, अवार्ड्स नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट बायो टेस्ट बुक ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स 1964 में पंचानन माहेश्वरी, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ से है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, व्हेन एंड वाई डिड वॉटसन डेवलप इंटरेस्ट इन जेनेटिक्स, तो देखिए इन्होंने बर्ड वॉचिंग करी थी, बहुत सारी चिड़ियों को देखा था, जहां से उनको क्या हुआ था, इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। ये क्वेश्चन भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉटसन ने पीएचडी का टॉपिक क्या था, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि भैया आपका डीएनए स्ट्रक्चर में किसने इंटरेस्ट दिखाया था, दैट इज फ्रांसिस क्रिक, आप सभी को पता है। वॉटसन एंड क्रिक ने आप लोगों का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, किस चीज का, आप लोगों का डीएनए का, ठीक है। 1953 एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का होने वाला है किस चीज के बारे में, कि भैया वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962 में। और ये सब भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ग्रॉगर मेंडल के बारे में अगर आप लोगों से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा, माइट बी पॉसिबली साइंटिस्ट के बारे में 4 लाइनें पूछने के लिए जाए और आपसे बोल दें कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको उस एस्पेक्ट में आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से ग्रॉगर मेंडल के बारे में बात करूँ, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने कंडक्ट करा था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पर। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज इन्होंने सेलेक्ट करी थी। इन जीन्स को इन्होंने फैक्टर बोला था। इन्होंने कौन कौन से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपना काम पब्लिश करवाया था ऑन इनहेरिटेंस 1865 में, और इनका जो काम है 19th सेंचुरी तक भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे, पुन्नेट स्क्वायर, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ब्रिटिश से थे, है ना। इन्होंने क्या करा था, पुन्नेट स्क्वायर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप जो ये वाले स्क्वायर बनाते हैं, दिस इज नोन एज पुन्नेट स्क्वायर। सो यहाँ पर हम ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स देख लेते हैं क्रॉस करवा के। अगर मैं आप लोगों से अल्फ्रेड स्ट्रोबेट के बारे में बात करूं, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था, एज अ मेजर ऑफ भैया किसी जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है,
कैसे पता लगाया था भैया? इन्होंने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी देखी थी बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने मैपिंग स्ट्रक्चर भी दिया था, यानी इन्होंने जीन मैपिंग के बारे में भी बताया था, तो हम ये ध्यान रखेंगे। डाउन के बारे में अगर हम आपसे बात करेंगे तो 1866 इन्होंने हमें डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। ये कैसे होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। डी राइस कॉरेंस एंड टिसन मार्क, इन्होंने इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर करा था मैंडेलियन रिजल्ट्स को, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मैंडेलियन के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनकी रिडिस्कवरी किसने करी थी, तो इन 3 साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं सुटन एंड बोवेरी के बारे में बात करूं, 1902 का टाइम था। इन्होंने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम बताया था कि ये पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ जीन्स के। तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने यूज करा था क्रोमोसोम मूवमेंट, जिसने एक्सप्लेन करा था मैंडल लॉ। सुटन ने यूनाइट किया था क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मैंडेलियन प्रिंसिपल, और ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इसके बारे में बताया गया था। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे भैया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहाँ पर, कैसे, तो आप यहाँ पर इन साइंटिस्ट को टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, थॉमस हंट मॉर्गन, तो इन्होंने प्रोवाइड करा था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, किस चीज पर? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। इन्होंने, ऊपर वालों ने थ्योरी दी थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके दिखाया था। इन्होंने किसके ऊपर काम किया था भैया? फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला मेलेंगोगेस्टर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हाइब्रिडाइज करा था येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, ब्राउन बॉडी लाल आंखों वाले मेल के साथ। तो येलो बॉडी व्हाइट आइज, ठीक है, येलो और व्हाइट याद रखना है, ब्राउन और रेड याद रखना है, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। हैंकिंग के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो 1891 में इन्होंने आइडेंटिफाई करा था एक्स बॉडी ऑन क्रोमोसोम, जिसको हम एक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने देखा था कि 50% ऑफ स्पर्म रिसीव्ड द एक्स क्रोमोसोम आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, द रिमेनिंग 50% डिड नॉट, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर आपसे बात करती हूँ तो यहाँ पे फ्रेडरिक श्मेशर के बारे में जब कभी भी हम आपसे बात करेंगे तो इन्होंने आइडेंटिफाई करा था डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन दिया था। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है। हु डिस्कवर दिस? फ्रेडरिक मिक्सचर। इन व्हाट ईयर? 1869। अगर मैं विल्किंसन फ्रैंकलिन के बारे में बात करती हूँ, इन्होंने प्रोड्यूस किया था एक्स डिफ्रेक्शन डेटा ऑफ डीएनए। Their data form the basis on which double helix model was proposed, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वॉटसन एंड क्रिक, आप सभी को पता है, डबल हेलिक्स मॉडल लिया था डीएनए स्ट्रक्चर का। इन्होंने बेस पेयरिंग के बारे में बताया था, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एओटी के बीच में 2। दिस इज चारगफ रूल। देखिए चारगफ का नाम भी आ गया है। तो भैया यहाँ पर चारगफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के लिए हर हालत में आते हैं। सो दिस इज द लास्ट ऑफ योर सीटी। फटाफट से वीडियोस देख लो ना, आई एम डैम श्योर आप लोगों को यहाँ से पक्का 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 बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी नेक्स्ट वीडियो डायग्राम के, और उसे नेक्स्ट वीडियो जितने भी आपके हरे पीले लाल नीले डिब्बे होते हैं एनसीईआरटी के, आई एम गोइंग टू टीच देम। फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशो एडेनिन और थाइमिन का ग्वानिन और साइटोसिन का कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, ये चारगफ बताता है। आपने देखा होगा A प्लस T प्लस D प्लस C इज इक्वल्स टू 1। हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्रिफिथ के बारे में। 1928 इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यूज करा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, द बैक्टीरियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। 2 स्ट्रेन ली थी, स्मूथ थी, रफ थी। स्मूथ मतलब वायरुलेंट, हु कैन इन्फेक्ट यू। रफ मीन्स नॉन वायरुलेंट, कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं था। चूहे के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। अवेरी मैक्लियोडी मैकार्टी डिटरमाइन करा था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए ही आपका ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होता है। सो ये क्योंकि इन्होंने प्रूव करा था, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में, हार्शियन चीज के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। इन्होंने अनइक्विवोलेंट प्रूफ दिया था डीएनए क्या होता है आप लोगों का, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 और रेडियो एक्टिव सल्फर S35 का यूज करा था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया जो ई कोलाई है वो हर 20 मिनट बाद डिवाइड कर रहा है। तीन स्टेप लिए गए थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ काम किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो आपको ये बेसिक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज अ स्मॉल आई वुड से देयर जर्नी कि उन्होंने क्या क्या काम करा है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज़ के बारे में, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी
मैथ्यूमेसिल्स एंड फ्रैंकलिन स्टॉल 1958। इन्होंने प्रूव करा था कि जो डीएनए है रेप्लिकेट करेगा सेमी कंजर्वेटिवली, यानी आधा नया बनेगा, 50% पुराना जेनेटिक मटेरियल रहने वाला है। हैवी आइसोटॉप नाइट्रोजन का N15। यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट का काम किसने करा था? सीजियम क्लोराइड ने करा था, नाम ध्यान रखिएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन किस में होता है? ई कोलाई में, क्योंकि भाई ये बहुत जल्दी डिवाइड कर लेता है, तो इसमें कोई इतना टंटा नहीं होता, बढ़िया से ग्रोथ हो जाती है, इसकी रिप्रोडक्शन बड़ी जल्दी कर देता है, इसलिए ई कोलाई को बेसिकली प्रेफरेंस दी जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं टेलर एंड कलीग्स के बारे में, तो उन्होंने शो करा था कि डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडिन का यूज करा था, और इन्होंने फीसिया फावा बीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। तो आप ध्यान रखिएगा किसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जॉर्ज गैमो के बारे में बात करते इन्होंने बोला था कि जेनेटिक कोड शुड बी ऑफ 3, यानी पेयर होना चाहिए, जैसे AUG GUG, है ना, इस टाइप से 3 न्यूक्लियोटाइड जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, और ये आगे चलकर अमीनो एसिड्स को क्या करते हैं? ये अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। अमीनो एसिड से क्या बनेगा भैया? प्रोटीन बनेगा। हर गोविंद खुराना के बारे में बात करते हैं। इन्होंने केमिकल मेथड के बारे में डेवलप करा था, जिसने बताया था कि आरएनए मॉलिक्यूल विद अ डेफिनेट बेस कॉम्बिनेशन, दिस इज द बेस कॉम्बिनेशन, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। इन्होंने प्रूव करा था कि कोडोन जो होता है वो आप लोगों का ट्रिपलेट होता है, और ये आगे चलकर अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ मार्शल नीरनबर्ग के बारे में, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया था। इन्होंने यूज करा था ओक्वा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉर्फेस। इन्होंने हेल्प करा था डेसीफर द जेनेटिक कोड। परफेक्टली फाइन। जेनेटिक कोड को और इजली पढ़ाई आप अगर करेंगे तो आपको पता होगा कि भैया 64 थे, 61 ही करते हैं काम, बाकी के 3 किसी काम के नहीं होते। तो ये बाकी के 3 जो किसी काम के नहीं होते, जो कुछ भी आप लोगों का कोड नहीं कर रहे होते, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। सेंट्रल डॉगमा आपको पता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फ्रैंकोसिस जैकब के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी, तो यहाँ पे उन्होंने लेक ऑपरेन का यूज करा था। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप लोगों से रेगुलेटरी जीन के बारे में बात की जाएगी, तो आप समझिएगा आई जीन के बारे में बात हो रही है। स्ट्रक्चरल जीन यानी ZYA, ये क्या क्या कोड करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कोड कर रहे हैं, और ये 3 कौन से नॉन कोडिंग आपके ट्रिपलेट होते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। बेस पेयर ऐसे कौन से हैं जो किसी काम के नहीं होते? 64 में से 3 होते हैं, तीनों के नाम बताइएगा। सेंगर के बारे में बात करें, इन्होंने सीक्वेंस करा था डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग एन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। इन्होंने डिटरमाइन किया था जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है किस चीज में? आप लोगों के प्रोटीन में। सबसे इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हमें एलिस जेफर ने बताया था। इन्होंने डेवलप करा था टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इन्होंने यूज किया था सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रॉब कॉल VNTR, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स हम यहाँ पर ध्यान में रखने वाले हैं। परफेक्टली फाइन। सो इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़कर चलेंगे। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करती हूँ ऑपेरियन एंड हेल्डन के बारे में, तो उन्होंने प्रपोज किया था जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो आप लोगों की प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी थी, जैसे आरएनए और प्रोटीन। तो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इन्होंने बताया था जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो प्रीसीडेड हुआ था केमिकल इवोल्यूशन से। ठीक है, यानी केमिकल इवोल्यूशन देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है। एसएल मिलर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा था फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लोज्ड फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्या क्या यूज करा था? तो CH4, वाटर वेपर, H2NH3। टेम्परेचर कितना था भैया? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ल्स डार्विन सेल करा था HMS बेगल नाम के शिप पर। इन्होंने डिफाइन करा था फिटनेस एज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इन्होंने म्यूटेशन के बारे में भी डिस्क्राइब करा था। इन्होंने ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपने अच्छे से सुना होगा। डार्विन ने डार्विन फिंचेस को गैलापागोस आइसलैंड पर क्या करा था? आइलैंड पर
स्टडी करा था और यहाँ से अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में इन्होंने बताया था। सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी के किस पेज पर क्या जानकारी है। अर्नस्ट हैकेल के बारे में बात करेंगे। इन्होंने प्रोवाइड करा था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। इन्होंने ऑब्जर्व करा था कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज आर कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट बट एब्सेंट इन अडल्ट्स। तो देखिए अर्नस्ट हैकेल के बारे में जब कभी भी बात की जाएगी तो आप ध्यान रखिएगा एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पर इन्होंने सपोर्ट करा था किस चीज़ का, इवोल्यूशन का। वॉन बियर के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं तो इन्होंने डिसअप्रूव करा था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इन्होंने बताया था और इस बंदे ने क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसने अप्रूव करवाया था, किसने डिसअप्रूव करा था। तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी आपके क्वेश्चंस माइट भी पॉसिबल है पूछने के लिए हैं, तो हमको पता होना चाहिए। लेमार्क फ्रेंच की नेचुरलिस्ट थे। जिराफ का एग्जाम्पल दिया था कि भैया पहले गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, इवोल्यूशन की वजह से लंबी हो गई उनकी गर्दनें। इन्होंने कॉन्सेप्ट करा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगर आप किसी ऑर्गन को बहुत लंबे समय तक डिसयूज करेंगे तो दैट इज नो लॉन्गर यूज, इनका कहना था। प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। थॉमस माल्टस के बारे में बात करेंगे तो भैया इन्होंने पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में बात की थी। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विच इज CUET बाय काजल। मैं आपको अभी के अभी ये पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। यूगो डी राइस ने म्यूटेशन थ्योरी वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमोस पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने आर्ग्यू किया था म्यूटेशन रैंडम होती है और डायरेक्शनल लेस होती है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बिलीव करा था कि म्यूटेशन स्पेशिएशन कॉज करता है, यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिसको हम सॉल्टेशन के नाम से भी जान रहे होते हैं। सो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली पूछने के लिए आता है। अगर मैं आप लोगों से हार्डी विनवर्क के बारे में बात करूं तो भैया इनकी ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं। कि जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन की वो स्टेबल होती है, कांस्टेंट होती है, जनरेशन टू जनरेशन, यानी जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए चलती है, ठीक है। एल्फ्रेड वॉलेस के बारे में जब कभी भी आप लोगों से बात करूंगी तो इंडिपेंडेंटली अराइव किया था थ्योरी सिमिलर टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन की थ्योरी ही जैसे इनकी थ्योरी थी। बट ये जो पुराने जितनी भी मैंने आपको अभी तक लाइंस बताई वो सब भयानक इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइट भी पॉसिबल आप लोगों से एग्जामिनर पूछ ले कि भैया बता दो इसके बारे में क्या क्या हिसाब किताब है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आई थिंक यू ऑल आर एबल टू सी द स्लाइड्स परफेक्टली फाइन। अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी अब नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेल्थफेयर, सबसे पहले MS स्वामीनाथन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर उन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बताया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विच टाइप ऑफ राइस वेराइटी उन्होंने यूज़ करी थी, तो भाई शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्ड राइस वेराइटी स्कैंटेंट बासमती राइस। और ग्रीन रेवोल्यूशन विद होम डिड स्वामीनाथन कोलैबोरेट, किसके साथ किया था, नॉर्मन बॉर्लक के साथ। विच व्हीट वेराइटी डिड स्वामीनाथन एंड नॉर्मन इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया, मैक्सिकन व्हीट वेराइटी लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो लैब टू लैंड, फूड सिक्योरिटी एंड अदर्स, इनको अवार्ड्स पूछने के लिए नहीं आते लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, माइट भी पॉसिबल पूछ ले। तो जितने भी एनसीईआरटी में जिस जिस साइंटिस्ट ने जो जो करा है मैं सब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। विलियम हार्वे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में हमें बताया था, डबल सर्कुलेशन बेसिकली। माइक्रोब्स की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। इन्होंने वर्क करा था किसके साथ, बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी, इन्होंने फुल पोटेंशियल स्टैब्लिश करा था पेनिसिलिन की एज एन एंटीबायोटिक वो क्या क्या कर सकती है। द एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सोचो इन्होंने डिस्कवरी करी थी और इन्होंने इसका बढ़िया से इस्तेमाल किया था। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी अवार्ड किए गए थे नोबेल प्राइज 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। इन्होंने बेचारों ने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया था, बट फिर भी अगर आपसे डिस्कवरी पूछी जाती है तो आप अलेक्जेंडर पर ही टिक लगाइएगा। फुल पोटेंशियल पूछा जाएगा तो अर्नस्ट चेन एंड हॉबर्ट फ्लोरी। बायोटेक अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट बॉयर के बारे में बात करेंगे। ये भी बात नहीं करनी कहाँ से पढ़े थे, क्यों पढ़े थे। 1969 विच ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हुई थी बॉयर स्टडी में, तो एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई के नाम से जानते हैं। क्या कैपेसिटी यूज करा था भैया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो उन्होंने बोला था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को पर्टिकुलर फैशन में स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या करती है भैया, कट करती है।
विच डीएनए डिड स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट स्टैनले कॉलन स्टडी? इन्होंने प्लाज्मिड के बारे में स्टडी करा था। प्लाज्मिड क्या होती है? स्मॉल सर्कुलर रिंग होती है किस चीज की? आपकी डीएनए की। विच मैथड डिड कॉरेन डेवलप? तो इन्होंने सीखा था एक्सट्रैक्ट करना प्लाज्मिड कहाँ से? बैक्टीरियल सेल से। तो आप ध्यान रखेंगे कि भैया प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी ये ही बताए थे। Which tech or method developed by Stanley Cohen and Howard Beer forms the basis of biotechnology? तो that is DNA recombination, DNA tech, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि भाई और इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल 1972 में। बैक्टीरिया यूज होता है सैल्मोनेला टाइफीडियम एज अ सोर्स ऑफ प्लाज्मिड एंड एस्चेरिचिया कोलाई एज अ वेक्टर। तो क्या सोर्स था, कौन वेक्टर था, हमको ये भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम आप लोगों से इकोलॉजी के बारे में बात करें तो ही इज द कंसिडर्ड ऑफ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, रामदेव मिश्रा। इनके पीएचडी के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है इकोलॉजिस्ट हैं तो बॉटनी तो पढ़ी रखी होगी। ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अवार्ड्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि अवार्ड जनरली इतना नहीं पूछने के लिए आते हैं सीयूटी में, बट किसने क्या अच्छा काम किया है ये हमको पढ़ने की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड हर्स्ट फ्यूल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इक्वेशन होती है dN/dt इज इक्वल्स टू RN K माइनस N बाय K। सो N इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T, R इंट्रिंसिक रेट, कितने नेचुरल इंक्रीज हुआ है इंट्रिंसिक रेट, ठीक है। K मतलब केयरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन द एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। तो आपको ये सिग्निफिकेशंस भी याद रखने की भैया कौन किस चीज को एम्प्लीफाई कर रहा है, क्या सिग्निफिकेशन हो सकती है, माइट भी पॉसिबल एग्जाम में डायरेक्टली पूछने के लिए जाए। गॉस ने क्या करा था, प्रपोज करा था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पता है, वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। मोर ओवर आपको किस वीडियो पर ऐसा प्रॉब्लम है या किस टॉपिक पे आपको मेरे से वीडियो चाहिए, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कॉर्नल के बारे में बात करें तो उन्होंने एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में बताया था। मैक ऑथर, इन्होंने पॉपुलेशन इकोलॉजी के ऊपर काम करा था। इन्होंने बताया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वर्बल लिविंग ऑन सेम ट्री अवॉइड करेंगी कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट भी कर जाएंगी क्योंकि उनमें बिहेवियर डिफरेंसेस होते हैं। अगर हमारे बिहेवियर डिफरेंसेस नहीं होते तो हम एक ही चीज के लिए कॉम्पिटिट करते हैं, लेकिन अगर हम 5 लोग हैं, पांचों की हैबिट्स डिफरेंट है, तो वी कैन परफेक्टली को एग्जिस्ट विद ईच अदर, इन्होंने बताया था। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो डेविड टिलमैन बहुत जाना माना नाम है। इन्होंने बताया था कि इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। इन्होंने बताया था जो ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। पॉल एलरिच के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इन्होंने रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। अच्छे खासे इकोलॉजिस्ट थे, क्वेश्चंस भी पूछने के लिए आते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन्होंने एयर प्लेन को इकोसिस्टम बताया था, जितने भी राइविट्स होते हैं उनको स्पीसीज बताया था। राइविट्स ऑन विंग को इन्होंने कीस्टोन स्पीसीज बताया था। तो किस एरोप्लेन का कौन सा पार्ट इन्होंने किस चीज से कंपेयर करा था, आपको ये पता होना चाहिए। एडवर्ड विल्सन के बारे में बात करेंगे, इन्होंने पॉपुलराइज करा था टर्म बायोडाइवर्सिटी। रॉबर्ट मे के बारे में बात करें तो इन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन बताई थी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट और आई वुड से दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल बोल्ट ने क्या दिया था, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। इन्होंने बताया था किस चीज के बारे में, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। इन्होंने कंडक्ट करे थे सारे एक्सप्लोरेशन इन वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये रिलेशन याद रख लेना, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या था। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर साइंटिस्ट वाली पीपीटी। एंड मुझे CUT बाय काजल आप टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फॉलो करना मत भूलिएगा, सो दैट आई कुड प्रोवाइड यू द सेम पीपीटी। फटाफट मैं आपको डायग्राम्स की और जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं और एक बड़ी सी मैराथन आप लोगों के लिए करने वाली हूँ एग्जाम से जस्ट पहले। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी।